हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। देखिए 1865 में मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की जो भी कॉन्सेप्ट दिया कि कहीं भी अगर वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है और वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की तरह से काम करता है। इट डिस्प्लेसेज करंट और उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। और फिर उन्होंने ये बताया कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब करंट की तरह काम करेगा तो इसका मतलब वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अब चूंकि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी वायरिंग बनेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग पहले ही जानते हैं कि उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इस तरह से हम क्या पाते हैं कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेज वेरिएबल, और इस तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बनता चला जाता है। इसी को मैक्सवेल ने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसकी स्पीड वही होती है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब बात आती है कि मैक्सवेल ने इसको प्रेडिक्ट किया, इसकी थ्योरी दी, लेकिन मैक्सवेल इसको एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए, एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से वो इसको दिखा नहीं पाए। और फिर 1888 में मैक्सवेल की डेथ हो गई, और यही साल में जिस साल मैक्सवेल की डेथ हुई 1888 में, इसी साल हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया। हर्ट्ज भी एक साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं, इन्हीं के ऑनर में फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज बनाई गई है। तो हर्ट भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दोनों लोग साथ में काम करते थे। तो हर्ट ने फिर क्या किया, 1888 में प्रैक्टिकली लैबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट किया, फर्स्ट टाइम जनरेट किया, दुनिया को दिखाया कि हाँ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये मैक्सवेल की थ्योरी पर इस तरह से इसको जनरेट किया जा सकता है। तो ये चीज है। अब ये एक्सपेरिमेंट आपके सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसको जान लेना अच्छा है। मैं इसीलिए इसमें कुछ कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं ना कुछ इसके बारे में, मैं सिर्फ आपको बता देता हूं कि कैसे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके हर्ट ने यह एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो बात करते हैं कि इसमें क्या किया गया। तो हम लोग आते हैं हर्ट के इस एक्सपेरिमेंट पर। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी पर चलते हैं। अब इसमें जो हम लोग थ्योरी यूज करते हैं, थ्योरी वही यूज करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तो फिर उससे जो करंट बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए हम लोग या तो एक चार्ज पार्टिकल लें, उसको चलाएं, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाते चले जाएं या घटाते चले जाएं तो वो एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि एक चार्ज पार्टिकल लें और उसको अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो इधर उधर हम लोग ऑसिलेट कराएं, क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन भी एक्सेलरेटेड मोशन होता है। आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे कि उसमें एक्सेलरेशन में जब भी हम ऑसिलेशन लेते हैं तो उसमें हमेशा सेंटर की ओर या आप कहें मीन पोजीशन की ओर हमेशा एक एक्सेलरेशन काम करता है। तो इसका मतलब कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो हम अगर चार्ज को एक्सेलरेट कराएं तो वहां से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उससे फिर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उससे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, फिर उससे वेरिएबल, ऐसे बनता चला जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, चार्ज को ऑसिलेट कराना है। ऑसिलेट का मतलब सिंपल हार्मोनिकली एक मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कराना है। तो ये काम करने के लिए हम लोग ये पूरा सेटअप बनाए हुए हैं। इस पूरे सेटअप को आप ध्यान से देखें। इस सेटअप में हम लोगों ने यहाँ पर लगाया एक इंडक्शन कॉइल, और इंडक्शन कॉइल से हम लोगों ने दो वायर को कनेक्ट किया है। इंडक्शन कॉइल में आप जानते हैं कॉइल कैसा होता है। इंडक्शन कॉइल का मतलब सिंपल कॉइल होता है, वही कॉइल, इसी को हम लोग इंडक्शन कॉइल कहते हैं। जैसे इंडक्शन कॉइल कोई अलग कॉइल नहीं है, कॉइल तो ऐसे ही होता है। इंडक्शन कॉइल का मतलब हो जाता है थोड़ा सा इसमें चेंज हम लोग क्या करते हैं कि जो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको बढ़ा देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो जो उसका इंडक्टेंस होगा
वो बढ़ जाएगा, और इंडक्टेंस और भी उसके एरिया पर भी डिपेंडेंसी होती है। तो हम इसको कुल मिला जुला करके ऐसा वायर लेते हैं, ऐसा क्वाइल लेते हैं जिसका इंडक्टेंस ज़्यादा हो। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ E इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है -L/di/dt, ये वैल्यू होती है। ईएमएफ जो जनरेट होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसमें एक फैक्टर ये भी काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल। तो अब देखो ये क्वाइल की अपनी प्रॉपर्टी है, तो हम अगर यल को बढ़ा दें तो ये ई की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ध्यान से समझो, अगर हम या तो दो चीजें बढ़ाएं, या तो हम इसके वेरी होने की जो रेट है, जिस रेट से ये चेंज हो रहा है, या तो हम इस रेट चेंज ऑफ करंट को बढ़ा दें, या तो हम इंडक्टेंस बढ़ा दें। हम यहाँ क्या करते हैं, इंडक्शन क्वाइल का मतलब ही होता है एक ऐसा क्वाइल जिसका इंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो हम इसका इंडक्टेंस बढ़ा देते हैं। इंडक्टेंस बढ़ा दिया। अब अगर इसमें करंट में थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो ज्यादा होगा। ये भले ही कम हम वेरी कराएं, di/dt की वैल्यू भले ही कम हो, लेकिन यह एक लार्ज वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक लार्ज ईएमएफ इसमें सेटअप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी से एक लार्ज ईएमएफ यहां सेटअप कर दिया। देखो ये दो प्लेट ले लिए हैं, मेटल प्लेट A, मेटल प्लेट B। हम अब इसमें क्या करते हैं कि जब इंडक्शन कॉइल से इन प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इनसे इस पर चार्जेस जाना शुरू होंगे। यहां से निकलने वाला करंट इसमें जाएगा, और जब इस पर चार्ज पहुंचेगा तो चार्ज इस पर इकट्ठा होना शुरू होगा, एक्यूमुलेट होगा। मतलब कि यह प्लेट एक कैपेसिटर के प्लेट की तरह से बिहेव करना शुरू कर देंगे। या किसी भी प्लेट को अगर आप सिंपली किसी भी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर चार्जेस इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। तो यही इस पर भी होगा, यह अपने सरफेस पर चार्जेस को इकट्ठा कर लेगा। अच्छा, इससे एक बहुत थोड़ा मोटे थिक कॉपर वायर से हमने ये दो बॉल कनेक्ट किए हैं। बॉल मतलब ये स्फेरिकल बॉल हैं जो हाईली पॉलिश्ड हैं, S1 एंड S2। B से भी एक कनेक्ट है S2 और A से कनेक्ट है S1। ये थिक कॉपर वायर हमने लिया है, मोटे कॉपर के वायर्स लिए हैं जिससे इनका रेजिस्टेंस कम हो। अब देखो इन पर और इन पर दोनों पर चार्जेज आ गए। जब चार्जेज आ गए तो इन चार्जेज में ये इस वायर के थ्रू फ्लो होंगे। तो अब ये आकर के इस स्फेयर को ये चार्ज देंगे, स्फेयर भी चार्ज होगा। इन वायर में जैसे हर एक चीज में कुछ न कुछ इंडक्टेंस होता है, तो ये इन वायर में भी इंडक्टेंस होगा। तो देखो ये इन्होंने इन दोनों प्लेट ने A और B ने चार्जेस को इकट्ठा किया, मतलब कि दे बिहेव्स एज टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। और इन वायर में कुछ इंडक्टेंस है, तो ये तो C हो गया, कैपेसिटेंस C, और इन वायर्स का कुछ इंडक्टेंस होता है जिसको हम क्या कहेंगे, L। तो अब अगर हम इसमें इन चार्जेस को आने देते हैं तो ये चार्जेस इस स्फेयर पर आएंगे। स्फेयर को चार्ज करने के बाद इसमें से चार्ज चूंकि कंटिन्यूअस आ रहा है, तो जब स्फेयर पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तब क्या होता है, लीकेज ऑफ चार्ज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लो कि ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर को हमने चार्ज दिया तो इस स्फेयर के सरफेस पर चार्जेस क्या हो गए, इक्वली ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब बताओ इस पर और चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये खाली स्पेस जो भी है सब भरता चला जाएगा, लेकिन इसकी कैपेसिटी के बराबर ही तो ये चार्ज होल्ड करेगा। जब उससे ज्यादा चार्ज दोगे तो क्या होगा, उससे ज्यादा चार्ज हम देंगे तो जो इसके बगल में एयर का मॉलिक्यूल है वह एयर के मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा, निगेटिव और पॉजिटिव में तोड़ देगा, ब्रेक करेगा, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज होगा उसके साथ ये एक तरीके से उसके साथ एक पेयर बना लेगा और खुद को न्यूट्रलाइज कर लेगा। फिर एक हमने और ज्यादा चार्ज दिया, इसकी कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज दिया, तो ये वाला अपने पास के एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा, इससे जो निगेटिव वाला होगा उसको अपने साथ मिला लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला यहाँ अकेले बच जाएगा। ऐसे इसका भी पॉजिटिव अकेले बच गया। तो क्या हुआ, हमने एक चार्ज यहाँ प्लस दिया, एक्स्ट्रा चार्ज दिया, और वह एक्स्ट्रा चार्ज क्या किया, इससे मिल करके यहाँ तो बना लिया, और वह एक्स्ट्रा चार्ज हमको यहाँ दिख रहा है। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक बाल्टी 5 लीटर की हम नीचे रखे हैं किसी भी वाटर टाइप के, उसमें 5 लीटर से ज़्यादा एक बूंद भी आएगी तो वो पानी क्या हो, नीचे गिर जाएगा।
वैसे ही इसने अपने कैपेसिटी के बराबर होल्ड कर लिया और उसके बाद जब इस पर चार्ज की कंटिन्यूअस सप्लाई बनी रहेगी तो ये क्या करेगा, यह अपने बगल के एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करने के बाद जो निगेटिवली चार्ज पार्ट होगा उससे खुद को एक पेयर बना करके न्यूट्रलाइज कर लेगा और एक एक्स्ट्रा प्लस यहाँ पर बच जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर बच जाएगा, वो वैसा ही है जो ये पॉजिटिव हमने एक्स्ट्रा दिया तो वही पॉजिटिव अब यहाँ आ गया। फिर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव दिया तो क्या हुआ, इसने दूसरे किसी एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज किया उसका निगेटिव लेकर के, तो इस तरह से एक और पॉजिटिव बाहर निकला। तो ऐसे ही जो जितना पॉजिटिव देते जाएंगे यह एयर में उतना पॉजिटिव आते जाएगा। मतलब ये इसकी कैपेसिटी मतलब पूरी हो चुकी है तो ये चार्जेस बाहर की ओर फ्लो हो रहे हैं, दिस इज लीकेज ऑफ चार्ज। ये चीज यहाँ भी होगी क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज कुछ 1000 वोल्टेज के आर्डर में होता है। तो जब हम इतना ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हैं तो इस पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चार्ज आएगा। ये अपने अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज करेगा तब क्या होगा, यहीं से मेन प्रोसेस शुरू होता है। जैसे इसमें आयोनाइजेशन हुआ मतलब एयर में आपके पॉजिटिव चार्जेज इकट्ठे हुए। अब इन दोनों पर चार्जेज हैं, S1 और S2 दोनों स्फीयर पर चार्ज है। अब होगा क्या, इसके बीच में भी आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल मिल गए हमको, तो ये उन मॉलिक्यूल को एक इधर से पुश किया दूसरे ने इधर से पुश किया तो ये इसके बीच में ऑसिलेट करना शुरू कर दिया। अब S1 और S2 के बीच में जितने भी एयर के मॉलिक्यूल हैं जो आयोनाइज्ड कंडीशन में है वो सभी क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं। और जब चार्ज ऑसिलेट करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएगी। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई तो यहाँ पर एक हमने डिटेक्टर लगा दिया। डिटेक्टर क्या है, अब इसकी भी बात करते हैं। यह एक सिंपली जैसे आप कोई क्वाइल यूज करते हो वैसे ही क्वाइल है इस शेप का। ध्यान से देखो, बस इसका ये हिस्सा ओपन है, इसको अगर हम क्लोज कर दें तो पूरा बंद हो जाएगा। इसका ये हिस्सा ओपन है, इसको हमने यहाँ रख दिया। और जो इसका ओपन फेस है वो ओपन फेस बिल्कुल S1 और S2 के पैरेलल रखते हैं। और यहाँ पर चार्ज के ऑसिलेशन से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम इस कॉइल को ऐसा रखते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल की एरिया के या कॉइल के सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा भी। मान लो यहाँ पर चार्ज ऑसिलेट करें, यहाँ करंट बना तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम ऐसे पकड़ें इसको तो इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जबकि हमने इसको तो इस पर रख दिया है तो ठीक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इससे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बना वो इससे पास हुआ। और जब इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके दोनों एंड पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो C और D पर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ S1 और S2 के बीच में जो स्पार्किंग हमको दिख रही थी चार्ज के ऑसिलेट करने से, जो स्पार्किंग यहाँ दिख रही थी, क्योंकि यहाँ तो आयोनाइजेशन हो चुका है जिससे चार्जेज यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं और उसमें एक स्पार्किंग हमको दिख रही है। जनरली इस तरह की स्पार्किंग हमको अपने घर के पास जो पोल हैं, खंभे हैं, वहाँ भी कभी कभी देखने को मिलता है कार्बन वगैरह की वजह से। तो इस तरह की स्पार्किंग यहाँ हो रही है। यही सेम स्पार्किंग यहाँ भी होने लगती है, जबकि इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। देयर इज नो वायर टू कनेक्ट। ये तो मैंने वेव बनाई है, तो इसका मतलब बिना किसी वायर के इस पर भी स्पार्किंग होने लगी। ये कैसे हो रही है, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वेव बनी उस वेव में कुछ न कुछ एनर्जी है। और वेव का तो मतलब ही है कि वह एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे साउंड की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है और वही आगे चलती है। तो ऐसे ही वेव यहाँ से भी एनर्जी को लेकर के यहाँ पहुँच रहा है। और वेव के पहुँचने से ही, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पहुँचने से ही इस पर भी स्पार्किंग शुरू हुआ है। स्पार्किंग का रीजन भी आपको पता है कि इससे पास होने वाला वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जिससे कि इसमें स्पार्किंग, इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ बनता है जिससे इसमें भी स्पार्किंग होती है। तो इस तरह से हमको ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर जनरेट हुई। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ें यूज की हैं, जैसे ये जो दोनों प्लेट हैं ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस हमने ली है, इस एक्सपेरिमेंट में जो हर्ट ने यूज किया था वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उन्होंने दोनों प्लेट्स को रखा था। अपने एक्सपेरिमेंट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई
उस वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो फ्रिक्वेंसी हम लोगों को कैसे मिलेगी, फार्मूला 1/2π√LC। अब यहाँ पर देखो वायर का इंडक्टेंस, जैसे इंडक्टेंस अगर कॉइल बनाते तो इंडक्टेंस ज़्यादा होता है, ये तो वायर है सिंपली, तो इसका वायर का इंडक्टेंस बहुत कम होगा, तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो बनेगी वो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव बनती है। तो जो हर्ट के एक्सपेरिमेंट में फ्रिक्वेंसी आई वो फ्रिक्वेंसी थी 5 × 10⁻7 हर्ट्स की, इस टू न्यू लेमडा, जहाँ पर न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू v/न्यू। और आपको मालूम है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं सभी के चलने की एक ही स्पीड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो इस स्पीड से चलेगा और इसको हमें डिवाइड करना होगा 5 × 10⁻7 हर्ट्ज से। तो जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है ये वैल्यू मिल जाती है 6 मीटर की। यहाँ से हम लोग जो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यहाँ डिटेक्ट किया गया, और जो वेव यहाँ प्रोड्यूस हो रही है उस वेव के प्रोडक्शन को अगर हम यहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम मान सकते हैं ट्रांसमीटर, इसको मान सकते हैं रिसीवर। इसी को यूज करके कुछ दिन के बाद मार्कोनी 50 किलोमीटर ब्रिटिश चैनल के एक पार से उस पार तक उन्होंने कम्युनिकेशन किया था, लगभग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस पे उन्होंने कम्युनिकेट किया था यही वेव का यूज करके, और वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट था। और उसमें कम्युनिकेशन बातचीत नहीं होती, कम्युनिकेशन का मतलब कि एक जगह इन्होंने कुछ तरह के सिग्नल जनरेट किए, दूसरी जगह पर वो तुरंत पहुंच गए। और चूंकि स्पीड ऑफ लाइट से जा रहे हैं तो आपको मालूम होगा 50 किलोमीटर जाने में तो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पहली बार ये कम्युनिकेशन भी, वायरलेस कम्युनिकेशन भी मार्कोनी ने किया था। तो ये पूरी हर्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया। इस हर्ट के एक्सपेरिमेंट में आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, आपको सिर्फ समझ लेना है कि हाँ कैसे बना। और अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। देखो सबसे पहले जो सनलाइट का विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, मतलब सनलाइट का वो हिस्सा जो हमको दिखता है, जैसे मान लो कि सनलाइट में हमको जो चीज़ दिखती है, जो वेवलेंथ की लाइट हमको दिखती है वो वेवलेंथ शुरू होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से ले करके और हमको दिखता है ये 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू होती है 4 × 10⁻7 मीटर और ये होता है 8 × 10⁻7 मीटर। यह वह वेवलेंथ है जो हमको दिखती है। जैसे आपने सुना होगा जब आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, जब आप साउंड पढ़ रहे थे तो आपने ये चीज़ पढ़ा होगा, क्लास 10th और 11 दोनों में आपने पढ़ा कि हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की वाइब्रेशन को सुन सकते हैं, मतलब दैट इज ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। उसी तरह से लाइट की जो यह फ्रिक्वेंसी, लाइट की जो यह वेवलेंथ है, इससे हम फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v = λ से आपके पास ये लैम्डा है तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी, v तो सबके लिए एक ही होगा 3 × 10⁸, तो इससे इसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम या तो फ्रिक्वेंसी में बनावें या तो हम वेवलेंथ में बनाए, तो हमने वेवलेंथ में बनाया है। तो वेवलेंथ में यह वेवलेंथ की लाइट हमको दिखती है, बाकी इसके नीचे और ऊपर की वेवलेंथ की लाइट हमको नहीं दिखती है। यह न्यूटन ने डिस्कवर किया था। यह होता है वायलेट के लिए और यह होता है रेड के लिए। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रेड को डेंजर सिग्नल भी बनाया जाता है जिससे उसको बहुत दूर से देखा जा सके। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो न्यूटन ने सर्च किया, ये न्यूटन के द्वारा बताया गया था। लेकिन न्यूटन के बाद काफ़ी बाद में ये भी समझ में आया कि सनलाइट में सिर्फ इतना ही नहीं होता है, बल्कि वायलेट के वेवलेंथ के नीचे के वेवलेंथ की भी लाइट्स हैं और रेड के वेवलेंथ के ऊपर के वेवलेंथ की भी लाइट्स हैं। इनको कहा गया अल्ट्रावायलेट और इनको कहा गया इंफ्रारेड। यह वेवलेंथ भी हमको मिलता है। उसके कुछ दिन के बाद ये भी समझ में आया कि एक्सरे भी कुछ चीज़ होती है, और जब एक्सरे को डिस्कवर किया गया वो आपका सन था 1895। अब आपको ये सन उन्हें याद नहीं करना है, सिर्फ आप समझते जाओ। ये मुझे याद है, मैं भी भूल जाता हूँ, ऐसी कोई वो नहीं है। तो फिर इसको सर्च किया गया कि ये एक्सरे बना इस सन में, तो ये देखा गया कि इसकी भी प्रॉपर्टीज, मतलब स्पीड हमको मिली उसी के बराबर जो स्पीड से ये
जो विबग्योर वाले लाइट है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, ये सब इसी स्पीड से चलते हैं, उसी स्पीड से एक्सरे भी चलता है। तो एक्सरे को भी इसी की फैमिली में ऐड किया गया। फिर हमको एक्सरे के बाद 1898 में गामा रे का डिस्कवरी हुआ, तो गामा रे मिल गया। गामा रे में भी पाया गया कि ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो ये सभी कहीं न कहीं आकर के फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इस तरह से तमाम वेव्स बनते गए और इन सब के चलने की स्पीड एक ही थी, इसलिए इन सब को ले जा करके एक ही फैमिली में रख दिया गया और उस पूरी फैमिली को फिर एक नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम है यही वेवलेंथ, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन्हीं की फैमिली के सभी मेंबर्स को, चाहे बढ़ते हुए फ्रिक्वेंसी के आर्डर में आप रखते हैं, चाहे बढ़ते हुए वेवलेंथ में रख दो, घटते हुए वेवलेंथ में रख दो, मतलब एक आर्डर में रखो। वेवलेंथ या तो बढ़ता हुआ हो या घटता हुआ हो, फ्रिक्वेंसी या तो बढ़ती हुई हो या घटती हुई हो, तो उस आर्डर में जब आप इसको अरेंज करते हैं तो उससे जो आपको एक लाइन मिलती है, जिस लाइन पर ये सभी, ये तो बीच में हो गया विजिबल रेंज, विजिबल के नीचे अल्ट्रावायलेट, ऊपर इंफ्रारेड, इसी में इधर एक्सरे, गामा रे, इधर आपको माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तमाम ये सभी वेव्स इसमें मिलती चली जाती हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसकी एक डेफिनेशन लिख करके और उसके बाद से इन सब को अलग अलग हम लोग स्टडी कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप ईएम ना लिखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखिएगा। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमको सिर्फ और सिर्फ यह समझना है किस वेवलेंथ का क्या नाम है, कैसे, इनको अब मैं लिखता हूँ तो आप समझिए। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो अगर हम वेवलेंथ और इसको लेकर के चलते हैं, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के आर्डर में बात करते हैं, देखो रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसी की होती है और मतलब वेवलेंथ के बढ़ने से घटने की ओर, डिसेंडिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ और इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी में हम बात कर रहे हैं। देखो वेवलेंथ इसकी इतनी है, सबकी वेलोसिटी एक ही है, तो v = न्यू लेमडा से न्यू की वैल्यू आप किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इनमें से एक एक चीज़ भी याद करते चलेंगे, एक का मतलब यह है कि अगर आपको एक चीज़ ध्यान में है तो व्हाट इज द वेवलेंथ, देन यू कैन इजीली फाइंड द फ्रिक्वेंसी, बिकॉज you have to use the relation v = new lambda, v = new lambda, and new can be find through v by lambda, and you can put the value of lambda. So you have to only remember only one thing, either the wavelength, either frequency or wavelength. तो हम बात करते हैं सबसे पहला रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और इनको कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेज इन कंडक्टिंग वायर्स। वायर में भी अगर ये ऑसिलेशन होता है तो भी ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। और इनको कहाँ यूज किया जाता है, रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। अब देखो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ का रेंज मैंने लिख दिया 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फ्रिक्वेंसी इतनी है। और कैसे प्रोड्यूस होता है, बाई स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स सच एज क्लेस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन्स एक्सेट्रा। और इनको यूज किया जाता है जनरली रेडार सिस्टम, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम लोग यूज करते हैं, उसमें इसको ज़्यादा यूज किया जाता है। अब जरा सा ये भी देखो, माइक्रोवेव्स जो होती है, माइक्रोवेव्स ज़्यादातर इसको हम लोग, जैसे इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सेकंड नंबर पर आती है और इनसे हीट भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए आप लोगों ने नाम भी सुना होगा माइक्रोवेव ओवन्स, तो उसमें भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। इंफ्रारेड वेव्स इनका 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर है, ये nm लिखा है। इनका वेवलेंथ इस रेंज में होता है, फ्रिक्वेंसी इस रेंज में होती है। ये किसी भी हॉट बॉडी से इनको हम पा सकते हैं, जैसे जितनी भी हीट प्रोड्यूस करने वाले, जैसे अगर आप घर में कहीं आग जलाए हैं तो उससे भी जो आपको दूर से ही आप आग को हाथ से सेक सकते हैं। हाथ आप सेकते हैं कैसे, दूर से, तो वहाँ से आग जलने से आप तक जो हीट जा रही है, ट्रांसमिट हो रही है, वो भी इंफ्रारेड वेव से ही जाती है। तो इसलिए जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे जो वेव निकलती है वो भी इंफ्रारेड वेव से ही होती है और इनको इसीलिए हीट वेव्स भी कहा जाता है।
और जैसे इसका तो मेन यूज जो है ग्रीन हाउसेज में, जहाँ पर हम लोग प्लांट वगैरह उगाते हैं, वहाँ पर उनको थोड़ा गर्मी बनाए रखने के लिए वहाँ पर हम इसको यूज करते हैं। और देखो इससे जो हमारे अर्थ से जो हीट का रेडिएशन होता है उसको भी बचाने में, जो अर्थ की मतलब प्रोटेक्शन है ग्रीन हाउस गैसेस से जो बढ़ रहा है टेम्परेचर, उससे भी बचाने में हम लोग इंफ्रारेड वेव को ही जनरली यूज करते हैं। ये मतलब बहुत मल्टीपर्पज वेव है। अगली बात आती है विजिबल लाइट्स। इसके बारे में तो मुझे कुछ विशेष नहीं बताना है। 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक इसका वेवलेंथ और ये इसकी फ्रिक्वेंसी का रेंज। ये एक्साइटेड एटम गैस में जो उनका वाइब्रेशन होता है उससे, या इलेक्ट्रॉन का जो एटम के अंदर वाइब्रेशन होता है उससे भी इन विजिबल लाइट को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये जहाँ पर यूज होते हैं वो एरिया क्या है विजिबल लाइट, सबसे मेन यूज तो यही है कि हम पूरे वर्ल्ड को देखने के लिए, क्योंकि एक फ्रिक्वेंसी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एक यही हिस्सा है जो ह्यूमन आइज से देखा जा सकता है। अब इसलिए ये सबसे मेन चीज़ तो ये हमारे लिए तो पूरी जो अर्थ है, अर्थ पर जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे रिसर्चेज हैं, वो सभी कुछ विजिबल लाइट के ही थ्रू पॉसिबल है। तो हमारे लिए सबसे मेन तो विजिबल लाइट ही है। देखो यूजेज है, रिवील्स द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सटर्नल सेल्स ऑफ एटम्स, ये इनके लिए यूज किया जाता है। अगली बात पर चलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब देखो विजिबल लाइट में, जब मैंने बताया तो विजिबल लाइट में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अल्ट्रावायलेट तक देखते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंफ्रारेड को भी देख लेते हैं। तो अलग अलग के लिए अलग अलग चीज़ें आती हैं, और कुछ बर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि देख लेते हैं कुछ और भी फ्रिक्वेंसी के रेंज को। तो ह्यूमन की रेंज यही है। अगली बात करते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक फ्रिक्वेंसी ये। और ये कैसे मिलते हैं, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, स्पार्क, आर्क लैंप्स, जैसे आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है। और जो अर्थ पर आती है रेज सन से, वो भी अल्ट्रावायलेट रेज ही आती है, लेकिन उसको जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर से उसको थोड़ा सा फिल्टर करके जब हमको मिलता है तब वह वेव हम इस रेंज में पाते हैं जो कि इस रेंज में होता है। तो इसलिए ये अल्ट्रावायलेट रेज ये इनसे प्रोड्यूस होता है। और इनको कहाँ यूज किया जाता है, इन डिटेक्शन ऑफ विजुअल वायरिंग, इनविजिबल वायरिंग, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, इन सब के डिटेक्शन के लिए, फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, फिंगरप्रिंट्स, इनके डिटेक्शन के लिए जो वेव यूज की जाती है वो सभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के ही वेव होते हैं, अल्ट्रावायलेट वेव से ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरेज। एक्सरे की देखो वेवलेंथ 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये एक्सरे ट्यूब या एक्साइटेशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन से इनको हम प्रोड्यूस करते हैं। और इनको जनरली आप जानते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में तो यूज होता ही है। और हम लोग इसको जो किसी भी इलेक्ट्रॉन सेल या क्रिस्टल का जो इनर एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है या इनर शेल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, उनको उनके स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उनके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। लास्ट है गामा रे। सबसे कम वेवलेंथ इसकी होती है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी इसकी होती है। वेवलेंथ इसकी लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होती है। और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, आपको मालूम है कि जब एक एटम जो बहुत हैवी एटम होता है उसमें से अल्फ़ा बीटा गामा हमेशा निकलते रहते हैं, तो वहीं से गामा रे निकलती है। तो एक तो ये एटॉमिक न्यूक्लियाई डीके ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इससे ये हमको मिलता है। और हम लोग जो इसको यूज करते हैं, ये जैसे किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर को पता करने के लिए इसको यूज किया जाता है जनरली। वैसे गामा रे जनरली यूज में नहीं आती है, ये सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर को पता करने के लिए लेबोरेटरीज में ही इसको या रिसर्च सेंटर्स में ही इनको प्रयोग किया जाता है। देखो हमने एक बात कही थी माइक्रोवेव ओवन, तो माइक्रोवेव ओवन के बारे में बहुत तो नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ क्या होता है, और इतने से आप लोग चीज़ें लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। देखो माइक्रोवेव ओवन में होता क्या है, जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा रोटेट होते रहते हैं।
और इनके जो रोटेशन की फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 3 गीगाहर्ट्ज़। इस फ्रिक्वेंसी से वाटर मॉलिक्यूल्स रोटेट होते रहते हैं। अब देखो, अगर किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं, माइक्रोवेव ओवन का नाम आते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसमें हम गर्म करते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह बनाते हैं। अब जरा समझो कि हमको अगर किसी चीज़ को गर्म करना है, गर्म करने का क्या मतलब, वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर अगर गर्म कर दिया गया तो क्या उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन तेज होने लगा, उनका वाइब्रेशन और तेज होने लगा, रोटेशन और तेज होने लगा। ये ऑलरेडी इस फ्रिक्वेंसी से रोटेट हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, क्या तरीका यूज करते हैं? तरीका ये यूज करते हैं, देखो मैंने बताया जो माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव में हीट भी होती है। तो ये इस रेंज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है उसमें हीट होती है और हीट प्रोड्यूस करता है। तो हम इसी के रेंज का, इसी फ्रिक्वेंसी के रेंज का माइक्रोवेव जनरेट करते हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी के रेंज का माइक्रोवेव रहेगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चूँकि पहले से इसी फ्रिक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं तो इस फ्रिक्वेंसी को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मिल जाती है तो क्या होता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो अगर एक इससे ऑसिलेशन हो रहा है इस वेवलेंथ से, दूसरे की भी वेवलेंथ इतनी है, तो जब दोनों एक ही वेवलेंथ पर मिल जाते हैं तो ये दोनों का सम हो जाता है, तो फिर बहुत तेज ऑसिलेशन होने लगता है और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल का ऑसिलेशन बहुत तेज हो जाता है जिससे वो हीट हो जाता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल हीट होता है तो चूँकि वाटर लगभग एक ऐसा चीज़ है कि जो लगभग हर एक फूड में एज ए इंग्रेडिएंट होता है। आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी फूड आइटम होगा उसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में वाटर ज़रूर होता है जनरली। अब अगर वाटर है तो वाटर ने माइक्रोवेव के अंदर हमने क्या रखा, कोई भी सामान रखा जिसमें वाटर है, उसने वाटर ने जो माइक्रोवेव्स इस फ्रिक्वेंसी की रेंज की आई उनको एब्जॉर्ब किया, रेजोनेंस कंडीशन में गया, उनके वाइब्रेशन का तेज वाइब्रेशन होने लगा, वाइब्रेशन तेज होने से वो हीट हो गया। और अगर वाटर हीट हो गया तो वाटर से लगा हुआ जो फूड इंग्रेडिएंट्स होगा वो भी हीट हो जाएगा। मतलब जैसे आपने चावल में पानी डाल के रखा तो अगर वो पानी गर्म हो रहा है तो चावल भी गर्म होगा। तो इस तरह से और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं, जरूरी नहीं कि पानी में ही हो, बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें वाटर बहुत हल्की मात्रा में होता है, आपको दिखाई भी नहीं देता। जैसे सेब में भी तो वाटर होता है, एप्पल आप खा रहे हैं तो एप्पल में क्या आपको वाटर नहीं मिलेगा? खैर वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उसको माइक्रोवेव में गर्म करें, लेकिन अगर उसको भी रखेंगे तो उसका भी वाटर मॉलिक्यूल्स गर्म होगा और उससे जो बाकी उस फूड के पार्टिकल्स हैं वो भी गर्म हो जाएंगे क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है। तो इस तरह से यह किसी भी खाने को गर्म करता है। और इससे जो गर्मी मिलती है, इसमें आप एक चीज़ और भी समझें कि जैसे आपने किसी भी बर्तन में कोई सामान रखा है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो पहले वो बर्तन गर्म होता है, मतलब हीट वेस्ट हुआ इसको गर्म करने में। अब जब आप इस कंटेनर को पूरा गर्म कर लेंगे, जब ये पूरा हीट हो जाएगा तब तो ये हीट बाकी की चीज़ों को ट्रांसफ़र करेगा। और यहाँ तो वेव से डायरेक्ट हीट मिली वाटर मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स से कनेक्टेड या इससे कांटेक्ट में सभी फूड आइटम्स को हीट ट्रांसफ़र होती चलेगी, पूरा का पूरा फूड आइटम गर्म हो गया, जो भी चीज़ आपने रखी है। अब बात करते हैं कि जो कंटेनर रखे जाते हैं माइक्रोवेव ओवन के अंदर वो पोर्सलेन के बने होते हैं। ये पोर्सलेन के बने हुए फूड कंटेनर्स होते हैं, इन्हीं को उसमें रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इनके वाइब्रेशन होते हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत कम फ्रिक्वेंसी के होते हैं। वो इसके जो माइक्रोवेव से हम फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं वो इस फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं। पोर्सलिन का जो कंटेनर होता है वो पोर्सलेन का कंटेनर इस वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, क्योंकि हम तो लगभग वाटर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के बराबर के वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी हम जनरेट कर रहे हैं, तो इसका वाइब्रेशन बहुत कम होता है, इसलिए ये इसको जाने देता है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इससे ये अनअफेक्टेड रहता है, इसको कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होने पाती। हीट डायरेक्ट फूड आइटम को ही ट्रांसफ़र होती है, फूड आइटम गर्म होता है और उससे पूरा का पूरा जो भी हमारा पर्पज है वो सॉल्व होता है। अब एक चीज़ और भी देखो कि जो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ज़्यादातर प्रिजर्व रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि खाना बहुत ज़्यादा गर्म करके बनाने से उसके जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसमें विटामिन्स और मिनरल्स ज़्यादातर प्रिजर्व रहते हैं,
ख़त्म नहीं होने पाते हैं और वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए माइक्रोवेव अच्छा भी है, कुछ मामलों में थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सबके घरों में नहीं होता है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ होती है। तो ये पोर्सलेन का कंटेनर यूज करते हैं, मेटल का कोई कंटेनर यूज नहीं करते, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा। उसके भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मेटल के कंटेनर के, उनके वाइब्रेशन का फ्रिक्वेंसी इससे आसपास में होता है, इसलिए वह इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके मेल्ट होने का भी खतरा रहेगा, इसलिए हम लोग उसमें पोर्सलेन के ही कंटेनर्स यूज करते हैं। तो ये माइक्रोवेव की थ्योरी हो गई, इसको हम लिखवा नहीं रहे, आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।